नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं वाराणसी से, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी और चंदौली के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने चंदौली के मोहनाजपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद वाराणसी के जिला जेल में विधानसभा चुनाव के बाद काउंटिंग के दौरान हुए ईवीएम बवाल में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो मिलने के लिए जेल पहुंचे। इस दौरान जेल के गेट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने यहां पर कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यही राम राज्य है कि एक बेटी की जान ले रही है यूपी की पुलिस, और पुलिस की कानून व्यवस्था की हालात काफी खराब है। और उस परिवार का दुख दर्द समझें। उस परिवार की ने अपनी बेटी खोई है। अखिलेश अगर 2024 के जो चुनाव है, भाजपा क्या लगता है बीजेपी अगर हिंदुत्व का मुद्दा है 2024 में फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी? अरे क्या मुद्दा, हम नहीं हिंदू, तुम नहीं हिंदू हो क्या? बीजेपी वाले तो नकली लोग हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी उठाती है। नहीं, मैंने जो कहा वो समझ नहीं पाया आप। मैंने ये कहा कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इन सवालों पर बहस और चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुद्दा उठाते हैं उन्हें स्पॉन्सर करती है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती है। और इस बीच रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली में लालगंज में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसके बारे में आपको बता दें कि रायबरेली में रोडवेज की बस और एक डीसीएम के बीच भीषण टक्कर हो गई है। इस टक्कर में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के पूरे बदई का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये दुर्घटना घटी। आप देख सकते हैं कि रोडवेज की बस और डीसीएम में काफी भीषण टक्कर हुई है। आगे क्या जो डीसीएम का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वहीं बस के पीछे शीशा टूट चुका है पूरी तरह से, और बस में सवार कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और समय रहते सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे बदई का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। और आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घर की छत पर एक युवती सो रही थी और सोते वक्त उस पर तेजाब फेंक दिया गया, जिससे छत पर सो रहे न सिर्फ लड़की बल्कि उसके पति और पत्नी, बेटा, लड़की और तमाम रिश्तेदार भी तेजाब से झुलस गए हैं। आपको बता दें कि तेजाब पड़ोसी की छत से फेंका गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, तो वहीं पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मामला यही था कि हमसे चाहता ये लोग यहाँ नहीं रहे। हाँ, जब 20 दिन पहले भी हम पे वारदात कर चुका है। हाँ, इसके लिए हमने कुछ नहीं करके हमारे बदमाश है, हमको मार देगा। हाँ, आज हमने रात को मेरी लड़की पे, मेरी वाइफ के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर और मेरे लड़के के ऊपर डाला ने तेजाब भर के। क्या कारण है, क्यों आए दिन लगातार परेशान करता है, क्या कारण सामने आ रहा है? घरवाली को मेरा भाई ले जा चुका है। हाँ, मेरा भाई घर से 6 लाख रुपए कुछ सोना वगैरह सब दुकान सब बर्बाद करके चला गया। इसकी औरत ले गई। कितने दिन पहले? आज से 10 साल पहले। बीती रात में असलम, जो कि कोलियाई थाना शाहगंज का रहने वाला, अपने छत पर सोया हुआ था। उसकी पत्नी, भाई, बेटा और बेटी भी साथ साथ सोए हुए थे। किसी ने रात्रि में छत से तेजाब फेंका, जिसमें इसकी पत्नी, लड़की, भाई और बेटा तेजाब जलने से जले हैं, घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। असलम के कोई जलने का निशान नहीं है। इसके द्वारा जो उसका पड़ोसी है कल्लू, उस पर शक व्यक्त किया गया है। कल्लू के मकान की छत पर छींटे भी मिले हैं। इसमें दुश्मनी का पुराना कारण असलम के भाई द्वारा कल्लू की भाई की वाइफ को 7-8 साल पहले भगा कर ले जाना बताया गया है, और कल्लू को हिरासत में लिया गया है। उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।
और आगरा से एक बार फिर से दहेज का एक मामला सामने आया है, जहां लड़की पक्ष ने शादी में 50 लाख तक खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद लड़के पक्ष की तरफ से दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। इसी के चलते पति और ससुराल के लोगों ने विवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ही परेशान किया और उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। जब लड़की के घर वालों को घटना की जानकारी हुई तो घायल काजल को देखकर परिवारजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में उसे लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। मामला लड़की 21 अप्रैल को शादी हुई थी। उसके बाद एक दिन के लिए लड़की आई थी, दूसरे दिन वो ले गई थी। दूसरे दिन लेने के बाद उसके बाद वो लड़की को परेशान करने लगी। लड़की से बात हुई थी, धीरे सी आवाज़ में बात कर रही थी कि मैं घर पे बताऊंगी, मैं घर पे बताऊंगी। उसने कोई बात बताई नहीं हमें कि क्या बताएगी, मैं बता तो सही, उसने बताया नहीं। और मार भी। क्या कंडीशन है लड़की की? लड़की की हालत बहुत गंभीर है। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है? ये अभी मधुबन प्लाजा में। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर अब चेकअप वगैरह देख रहे हैं। इससे पहले भी कभी दामाद ने कोई डिमांड करी थी? डिमांड की थी और 1 लाख रुपया, एक आगरा में प्लाट, और उसकी डिमांड की थी। मैंने 5-6 लाख रुपये शादी में खर्च किए, 6 लाख रुपये। ये अलग से एक प्लाट भी मांग कर रहे थे आगरा में, और 1 लाख रुपये की और मांग कर रहे थे। जी वाली मेरी बेटी गई थी, उन्होंने पता नहीं किया, मेरी बेटी को बहुत मारा। किसने मारा आपकी बेटी को? वो तो अपने घर पे मारा है, मेरे घर पे द्वार पे मार के फेंक गए थे। मुझे पड़ोसी ने बताया था। आपको पड़ोसियों ने सूचित किया था कि आपकी बेटी घायल अवस्था में है, फिर आपने क्या किया? नहीं, हमने उसको नहलाया, उसके कपड़े उतारे, जब उसके मतलब डब्बे देखे थे मैंने। अच्छा, अभी क्या पुलिस को सूचित कर दिया है? कर दिया, कोई हमारा ले रही नहीं है कोई। और आगरा में संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की है। इसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और व्यापार करने के लिए आने वाली समस्याओं को भी बताया है। साथ ही नीरज मित्तल ने यहां पर व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि व्यापारियों का शोषण अब नहीं होने देंगे और व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उसे अवगत कराएं और उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात की जाएगी ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। हम कुछ कहना चाहते हैं आपके माध्यम से व्यापारियों से और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे आने का जो मकसद है, मेरा 2 दिन का दौरा था। मैंने मथुरा में भी व्यापारियों की समस्या सुनी, आगरा में भी आया और आगरा के व्यापारियों की समस्या सुनी। जो यहाँ पे चाहे जूता व्यवसाय है, चाहे पेटा व्यवसाय है, चाहे होटल व्यवसाय है, उनकी छोटी छोटी समस्या हैं। लेकिन कोरोना काल में, जब 2020 में कोरोना काल आया था, यहाँ पे होटल व्यवसाय और खासतौर पर पेटा व्यवसाय, जूता व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ था। और व्यापारियों को आश्वासन दिया कि व्यापार से संबंधित जो भी समस्या आएंगी उनको प्रदेश सरकार को अवगत कराकर उनका हल निकालने का कार्य करेंगे। क्योंकि व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, व्यापारी की कोई जात नहीं होती। व्यापार करने वाला हर व्यक्ति किसी भी समाज का हो, व्यापारी अगर है तो उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन से प्रदेश के और अंदर GST का आह्वान हुआ है देश के अंदर, उस दिन से व्यापारी को कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। तो उसमें संशोधन भी कई बार हो पाया है, लेकिन अभी भी व्यापारियों को बहुत सारी ऐसी जगह दिक्कत आ रही है, चाहे जूता उद्योग हो, चाहे पेटा उद्योग हो। आगरा में ताजमहल से लेकर संबंधित हो, कोरोना काल में काफ़ी लंबे समय तक व्यापारी टूट गया। व्यापार को लेकर, टोरेंट के बिल को लेकर, जब दुकानें बंद थी तो लोगों ने मीटर यूज नहीं करा, उसके बाद भी टोरेंट के बिल दिए गए। तो हमने व्यापारियों की बात को आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने रखा है और अध्यक्ष जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष युवा जो बनाया है, मैं निश्चय इनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। व्यापारियों की मांग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, उसको मिलकर उठाएंगे और प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे और उसको हल कराने का काम करेंगे। व्यापारियों को उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे पूर्ण।
और खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और दो पक्षों के बीच हाथापाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। दोनों ही पक्षों के विवाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर रॉड लेकर ये शख्स सामने आ गया है और गाड़ी खड़ी करने को लेकर कैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इसी बीच तमाम जो भीड़ है लोगों की वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ये वो घर है जिसके सामने गाड़ी खड़ी की गई और ये वो गाड़ी दिखाई दे रही है साफ तौर पर, जहां पर इस गाड़ी को लेकर ही इन दोनों पक्षों में विवाद हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच तू मैं हो रही है और गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद सामने आया है और जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कितना पुराना है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन दो पक्षों में इस दौरान जमकर हाथापाई भी हुई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि घर है यहाँ पर जिसके सामने गाड़ी खड़ी हुई है और इसी को लेकर घर का जो मालिक है और जो गाड़ी का मालिक है उन दोनों के बीच ये बहस हुई है और इसी के बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अब तो ये लोग गए। और अब मामला फतेहपुर जनपद से है, जहां कोतवाली खागा का यह मामला है। यहां पर एक अर्धनिर्मित मकान में एक अधेड़ व्यक्ति की शव बरामद हुई है। ऐसे में इसे देखकर ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी मकान मालिक ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात के 9:30 बजे खाना मांगे ने घर में, टिफिन में खाना लिए ने, गाड़ी से ट्यूबवेल के बारे खाना लेके निकले हैं। वहाँ से फिर कल सुबह तक घर जब नहीं पहुँचे तो हम लोग फोन लगावा तो फोन इनका स्विच ऑफ रहा। फिर हम लोग ट्यूबवेल गवा तो हुआ दिखा जाके तो ताला बंद रहा कमरा का। फिर दूसरा चाबी लेके गवा तो हुआ न गाड़ी रही, न चाचा रहे, न फोन रहा, नेक बैंड टांगा रहा, केसर 3 ठो रखी रहे। हुआ घर से 3 केसर लेके गए रहे। अब उसके बाद हम बच्चे फिर संग में पता करे लगे कि कहाँ गए। फिर इनकी मतलब बिटिया आई कहे कि वह भैया आवा थे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। अब पता नहीं कि कल का कराए ने गुमशुदगी शायद दर्ज। अब यहाँ लहास मार के गए। को मारा है? अब का पता को मारा। अच्छा भाई ठीक देर से पकड़े। हाँ। खाना लेके ठीक देर गए हैं। आई खाना 2 रोटी खाए, खाना नहीं खा पाए न ठीक देर से पकड़ के लाए। अब गाड़ी का तो यहाँ पूरे के ठाड़ की ने अब मार के यहाँ टाइम का 7 बजे से खड़ा हुआ। को पकड़ के लावा है? अब का पता कहीं देख को लावा। अब वह जानकारी हो कि फलन वाला हुआ तो। और रुक करते हैं श्रीलंका का, जहां गंभीर आर्थिक संकट चल रहा है और इसी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले ही महिंदा राजपक्षे ने उनके समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। हिंसा में कम से कम 173 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और देश भर में सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प भी हुई है। ऐसे में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद समेत 4 लोगों की मौत हो गई। महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही महिंदा ने ट्वीट भी किया कि मैंने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री महिंदा ने अपने त्याग पत्र में यह भी कहा कि वो सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैंने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ये 6 मई को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में आपके अनुरोध के अनुरूप है, जिसमें आपने कहा था कि आप एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाना चाहते हैं। महिंदा ने आगे ये भी कहा कि जनता के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भी भंग कर दी गई, जिसके बाद महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर देश में जारी घोर आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम प्रशासन बनाने का दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। और खबर मोहाली से है। पंजाब के मोहाली में सोमवार की देर शाम को पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय की बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला किया गया।
जिसने सभी को सदके में डाल दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली, तो वहीं पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। फिलहाल मोहाली के एसपी रविंद्रपाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि इसकी जांच अभी की जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या इससे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, उनका कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र पर हुए इस हमले में आतंकवादियों की साजिश भी हो सकती है। एसपी रविंद्रपाल सिंह का यह कहना है कि हमले की तीव्रता ज्यादा नहीं होने के कारण इसमें कोई घायल नहीं हुआ है और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम इसकी जांच करेंगे। और बता दें कि मोहाली में पंजाब पुलिस की एक खुफिया इकाई के मुख्यालय पर एक बिल्डिंग है जहां रॉकेट से हमला किया गया। दरअसल रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से यह हमला हुआ है और इस दौरान तेज धमाके की आवाज सुनी गई। हमले में बिल्डिंग की दूसरी मंजिलों के शीशे टूट गए हैं, जबकि मोहाली पुलिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एसएसपी नगर में एसएएस नगर की खबर है, जहां पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में धमाका रात करीब 7:45 पर हुआ। इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और न ही संपत्ति को किसी तरह का नुकसान हुआ है। और अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अवैध निर्माण के शक पर अब बीएमसी की टीम सोमवार को दंपति के घर जांच करने पहुंची थी, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि टीम के हाथ अवैध निर्माण के सबूत लगे हैं, जिसको लेकर आज बीएमसी राणा दंपति को नोटिस भेज सकती है। दरअसल हनुमान चालीसा विवाद में जेल में रहने के बाद अब बीएमसी ने अपनी जांच दंपति के खिलाफ शुरू कर दी है। बीएमसी को राणा दंपति के मुंबई स्थित घर को लेकर अवैध निर्माण का शक था, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजकर जांच की शुरुआत की गई। बीते दिन बीएमसी की टीम दंपति के घर जाकर जांच करने पहुंची, जिसके बाद टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि अवैध निर्माण बताते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दंपति के घर टीम करीब 1 घंटे तक रही, जहां बीएमसी अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज की होने वाली जांच हो चुकी है और अब हम अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि क्या एक्शन लेना है। आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद राणा सीधा लीलावती अस्पताल में एडमिट हुई थी और उनके साथ उनके कई टेस्ट भी लिए गए, जिसमें एमआरआई टेस्ट भी शामिल था। लेकिन इसी टेस्ट के दौरान किसी ने उनकी तस्वीरें क्लिक की थी। अब तस्वीरों के कारण ही एक विवाद और खड़ा हो गया है। इसको लेकर अब शिवसेना भी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर महापौर किशोरी पंडेटर ने भी लीलावती अस्पताल से सवाल जवाब किए। उनका कहना था कि जब नियम के मुताबिक अस्पताल के अंदर एमआरआई रूम में किसी भी प्रकार का तस्वीर निकालने या धातु जन्य चीजें लेकर जाने की मनाही होती है, तो फिर वहां पर मोबाइल फोन कौन लेकर गया था। और सोमवार की देर शाम को साल 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की विजेता की लिस्ट जारी की गई। इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में रॉयटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी को शामिल किया गया है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में एक हमले के दौरान तालिबानियों की गोली लगने से मौत हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और फिलहाल फीचर फोटोग्राफी के लिए रॉयटर्स के अदनान आबादी और सना इरशाद मट्टू और अमित दवे के साथ साथ दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार की इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसी के साथ ही यूक्रेन के पत्रकारों को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अमेरिका में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हमले और अफगानिस्तान से वापसी और फ्लोरिडा में सुसाइड अपार्टमेंट टावर को ढाने की कवरेज को लेकर पत्रकारिता की शीर्ष सम्मान की लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहां मुरादाबाद मंडल में स्टेशन मास्टर के ऑफिस में एक पत्र मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। ऑफिस में एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के कुछ स्टेशंस को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में पत्र के मिलते ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, जिसके बाद पूरी पुलिस और प्रशासनिक महकमा जांच में जुट गया। बताया जा रहा है कि ये पत्र जो है वो जैश मोहम्मद का है और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में मिले इस पत्र के बारे में मुरादाबाद मंडल उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस में एक पत्र मिला है जिसमें लिखा था कि बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के कुछ स्टेशनों को बम से उड़ा दिया जाएगा। स्टेशनों को 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद
पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जा रही है। सीनियर डीसीएम ने यह भी बताया है कि इस पत्र में हरिद्वार समेत कई ऐसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं जहां पर धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की बात कही गई। इसके बाद इस मामले की अब जांच फिलहाल की जा रही है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ निशाना साधा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ दिया और यहां तक कह दिया है कि उनकी पार्टी सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार है। दरअसल ये पूरा मामला जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। सोमवार को मुकेश सहनी ने इसको लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि वीआईपी शुरू से ही इस मामले को लेकर सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। जातीय जनगणना को केंद्र सरकार लटकाना चाहती है, मुकेश सहनी का आरोप है यहाँ पर। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेता तेजस्वी यादव के इस मांग को लेकर सड़क पर उतरने और बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने के निर्णय पर धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर राजद चाहती है तो वीआईपी भी उनके साथ खड़ी होगी। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर यहां पक्ष से लेकर विपक्ष तक तैयार है, लेकिन इस मामले को बीजेपी लटका रही है। जातीय जनगणना के सभी वर्गों को उसके अनुपात में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।